जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त होंगे। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का खात्मा करने वाले हैं और इसके बाद हमारा सारा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। अगर आप फिर चाहते हैं कि एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का और लाया जाए पूरे फिजिक्स का, तो हम लेके चले आएंगे। आप प्लीज कमेंट में जरूर तो लिखें। अब बचे हुए हमारा केमिस्ट्री, उसको खात्मा करने वाले हैं 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि आज 27 हो गया, 28, 29, 30 के अंदर सारा खत्म। तो हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को भाई फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देख के क्यों चले जाते हो? और कुछ तो बहुआ ऐसा है ना, चैनलवा सब्सक्राइब कर ला है फिर दहे अनसब्सक्राइब कर। काहे भाई, क्या दुश्मनी है? कोई बात तो नहीं, लेकिन जरूर वीडियो को जरूर देखें। आइए हम लोग आज मॉडर्न फिजिक्स को खात्मा करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज्यादा देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे और क्या बोला गया है कि किसी विकिरण, ध्यान से देखिए, किसी विकिरण को जिसमें किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है क्या कहलाता है? प्रोटॉन, फोटॉन, ड्यूट्रॉन, लेप्टॉन। तो आप याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु की प्लेट पे पड़ती है तो इस धातु में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो वो बाहर निकलता है। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि ये जो ऊर्जा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग जो आती है, इस विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। क्वांटम सिद्धांत में बताया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है जिसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? फोटोन के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन। क्या हो जाएगा? फोटोन। विकिरण में ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। और आप याद रखेंगे, विशिष्ट आवेश निकालने का एक तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला ये होता है, विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आप सभी को जानकारी होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। क्या सबको पता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम। कितना भाई? 31 किलोग्राम। तो अब थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे 1.6 बटे कितना आ जाएगा? 9.1, और ये 10 के पावर 19 और 10 के पावर ऊपर 31 जाएगा तो हो जाएगा +31, और ये लिखाएगा कूलम प्रति केजी। क्या लिखाएगा? दिखाई दे रहा है, कूलम प्रति केजी। अब बताइए 19 में 31 गया तो कितना बचा? 31 और 19, 11 में 9 गया, बचा 2, और यहाँ पे बचा 2 में 1 गया, बचा 11, 12। कितना बचा भाई? 12। तो अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो इसका मान आता है 1.7, इसका भागा देने के बाद आता है 0.175, और ये आ गया आपका 10 के पावर 12 कूलम प्रति केजी। कूलम प्रति केजी। अगर आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहिएगा तो वैज्ञानिक संकेतन में बताइए, बदलिएगा तो यहाँ पे 3 0 आ जाएगा। 3 0 आ जाएगा तो बताइए ये हो जाएगा 1.75,
और एक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। जब डिवाइड कीजिएगा आएगा 1.75 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। क्या है, कहीं है, देखिए 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी यहाँ है, यहाँ 11 है, और 11 कहीं है, 11 कहीं नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो दूर दूर तक नहीं होगा, यहाँ पावर माइनस 19 है, यहाँ भी पावर माइनस 19 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। इसको एक समथिंग बढ़ा के लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो ऊर्जा होता है वो किसका समानुपाती होता है भाई, वो आवृत्ति का समानुपाती होता है। और अगर यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग प्लांक नियतांक बोलते हैं। यही प्लांक नियतांक का आपका बीमा पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे एच का मान अगर निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ई बटे म्यू। और आप एक फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़े होंगे जीवन में कि आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो 1/t होता है। हम लोग आवृत्ति को f भी लिखते हैं और म्यू भी लिखते हैं, आवृत्ति को f भी लिखते हैं और म्यू भी लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग म्यू ही लिखे हैं। तो म्यू का फॉर्मूला होता है 1/t। क्या होता है भाई, 1/t। अगर यहाँ पे आप रखिएगा 1/t तो बताइए सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा e/t। अब आइए हम लोग को लिखना है बीमा, और आपको पता है कार्य को ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, क्या होता है भाई, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। और बल का बीमा सभी को पता होगा, होता है mlt-2, और विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई का बीमा हो जाएगा m। तो बताओ कार्य का बीमा क्या निकला, ml²t-2। तो जो कार्य का बीमा होगा वही ऊर्जा का बीमा होगा, क्योंकि कार्य को ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ से अगर बीमा देखना चाहेंगे तो क्या निकला, ml²t-2, और समय का बीमा तो t ही होगा। तो बताइए इसका बीमा क्या निकल जाएगा, ml²t-1। तो आप याद रखिएगा प्लांक नियतांक का बीमा हो जाएगा ml²t-1। समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बताना है क्या हो जाएगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए आप लोग फोटो इफेक्ट पढ़े होंगे, है ना, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़े होंगे। जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु के प्लेट पे पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, बाहर निकलता है। तो बताओ यहाँ से ऊर्जा जो आता है वो कितना आता है, E बराबर एच म्यू। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो कार्य लगाना पड़ता है उसको हम लोग कार्य फलन बोलते हैं। और कार्य फलन को किससे डिनोट करते हैं भाई, फाई नॉट से। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है और ये गतिज ऊर्जा के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्म में बाहर निकलता है। तो आप लोग इसका इक्वेशन अगर बनाइएगा तो टोटल ऊर्जा कितना भैया, टोटल ऊर्जा है एच म्यू। टोटल ऊर्जा कितना भाई, एच म्यू। और एच म्यू कितना भाग में बटा, 2 भाग में, फाई नॉट और प्लस क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी। फाई नॉट प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फाई नॉट प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, इसको इधर लाइए, एच म्यू माइनस हो जाएगा फाई नॉट, एच म्यू माइनस फाई नॉट, एच म्यू माइनस फाई नॉट। तो आपसे पूछा गया कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करता है। तो आप ये बताइए गतिज ऊर्जा सबसे पहले हमारा जो निर्भर कर रहा है वो किस पे कर रहा है भाई, आवृत्ति पे। किस पे कर रहा है, आवृत्ति पे। तो यहाँ पे आवृत्ति दिया हुआ नहीं है। और गतिज ऊर्जा निर्भर किस पे कर रहा है, कार्यफलन पे। चलिए कार्यफलन पे निर्भर कर रहा है, और साथ में धातु के कार्यफलन पर, और साथ में क्या है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, और साथ में क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पे, है ना। तो आप याद रखेंगे कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, पहला किस पे निर्भर कर रहा है भाई, किस पे निर्भर कर रहा है, ये आवृत्ति पे। किस पे निर्भर कर रहा है भाई, आवृत्ति पे। और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप एक चीज और बढ़ा के लिख सकते हैं, म्यू बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, सी बाई लेमडा माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट। तो आप ये बताइए हमारा जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पे भी निर्भर कर रहा है, तरंगदैर्घ्य पे भी निर्भर करता है और कार्यफलन पे भी निर्भर करता है, इन तीनों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ तीव्रता पे निर्भर नहीं करेगा, धातु के कार्यफलन पे निर्भर करेगा और धातु के तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करेगा और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है लेकिन 4 में आपको एक ही सही करना है। तो इससे ज्यादा सटीक ये होगा, इससे ज्यादा सटीक आपका ये होगा तो दोनों, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक होगा आपका तरंगदैर्घ्य पर। अगर यहाँ पे तीनों दिया रहता, आवृत्ति भी दिया रहता, तरंगदैर्घ्य भी दिया रहता, कार्यफलन भी दिया रहता तो इनमें से सभी मारते, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में ज्यादा सही यही माना जाएगा। किस पे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान पूछा गया कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो ऊर्जा होता है वो आवृत्ति का समानुपाती होता है। अगर यहाँ पे आवृत्ति, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एच आएगा, एच म्यू हो जाएगा और म्यू के जगह पे बताओ क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। तो हो जाएगा ई का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, ई का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई लेमडा, ई का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उपयोग होता है। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 प्रकार से डायोड लगता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर, इस प्रकार से पढ़े होंगे, ये हमारा होगा ट्रांसफॉर्मर। एक जो डायोड लगता है इधर से लगता है और एक जो डायोड लगता है इस प्रकार से, आप लोग पता होगा पढ़े होंगे, इस प्रकार से लगा होता है एक डायोड, है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में, और इधर क्या होता है हमारा आउटपुट, इधर क्या होता है आउटपुट, इधर क्या होता है हमारा इनपुट, है ना। तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है जिसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारक में कितना डायोड उपयोग होता है, तो आप याद रखिएगा एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। कितना डायोड उपयोग होता है भाई, 2 डायोड उपयोग होता है। कितना डायोड, 2 डायोड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, कैथोड किरणें होती है। तो आप याद रखिएगा कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि कैथोड किरणें ऋणात्मक के जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है ऋणात्मक। तो आप याद रखिएगा कैथोड किरणें किसके जैसा बिहेव करता है, कैथोड किरणों ना ही न्यूट्रॉन होगा, ना ही प्रोटॉन होगा, ना ही फोटोन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इस चीज को। और कभी कभी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं, कैथोड किरणें जो होता है वो ऋणात्मक, अर्थात ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या उसको लिख सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी होता है, तो कभी कभी मास भी दे दिया जाएगा, आवेश भी दे दिया जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो आपको मास मारना है, अगर मास दिया रहेगा मास, इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन और आपका द्रव्यमान दिया रहेगा द्रव्यमान मारना है। तो हम आपको सारी जानकारियां दे दिए हैं, अगर ऐसा ऑप्शन में आ जाए तो आप समझ जाइएगा प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन होता है। आप याद रखिएगा सबसे कम अस्थाई होता है हीलियम, सबसे कम अस्थाई होता है हीलियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आप याद रखिएगा अगले क्वेश्चन में नाभिक का घनत्व बराबर क्या पढ़े होंगे भाई, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो नाभिक का घनत्व का परिभाषा बोल सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान नाभिक का घनत्व कहलाता है। और इसका जब मान निकाला गया तो इसका मान आया था 2.99 इंटू 10 के पावर 17 किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, आयतन का मात्रा मीटर क्यू। मीटर ऊपर जाएगा तो आपका मीटर माइनस में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.99 गुना 10 के पावर 17 किलोग्राम माइनस m के पावर -3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है,
बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो याद रखिएगा इसका सतत राइट आंसर होगा। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो आप याद रखिएगा, नील बोर साहब ने एक सूत्र दिया, किसी भी कक्षा में किसी भी नील बोर के अनुसार नील बोर के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित ऊर्जा का जो फॉर्मूला दिया है नील बोर ने, दिए हैं क्या? याद रखिएगा, E बराबर जो दिए हैं -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं। अगर आपको प्रथम कक्षा का निकालना है तो n का मान 1 रख दीजिए, द्वितीय कक्षा का निकालना है n का मान 2 रख दीजिए, तृतीय कक्षा का निकालना है n का मान 3 रख दीजिएगा। अगर n का मान 1 रखिएगा तो यही आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा, तो बताओ n का मान कितना रखना पड़ेगा? n का मान रखना पड़ेगा भैया 2। तो बताइए 2 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूना हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा भाई? 4 -13.6 बटे हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भागा दीजिए, 4 12 कितना आ जाएगा? 4 12, 1 बचा, 4 चौक 16, अर्थात 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप याद रखेंगे, इसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है विद्यार्थी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। तो सावधान मेरे प्यारे विद्यार्थी, सावधान, इस बार भी आएगा एक क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा। आप मेरे पढ़ाया गया जो नोट है इसे आप नोट डाउन करें, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें। और कंफर्म है, एक सवाल आएगा तो आएगा, यहां से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक सवाल कंफर्म पूछेगा। और सवाल देखो किस प्रकार से पूछेगा, हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है, और उस विद्युत चुंबकीय तरंग में 2 प्रकाश होता है, एक दृश्य प्रकाश, दूसरा अदृश्य। दृश्य प्रकाश का मतलब जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, और वो होता है बेजानी फिनाला, बैगनी, है ना, पता है ना। बेजानी फिनाला में जितना कलर आ गया 7 वो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, और जो आप नहीं देख सकते वो होता है पराबैंगनी और अवरक्त, जिसे अदृश्य के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, कुछ वैज्ञानिक ने इसको एक श्रेणी में बांट दिया जिसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, कुछ वैज्ञानिक का नाम यहां पे देखो लिखा गया है, आप ध्यानपूर्वक इसे नोट डाउन करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आता है लाइमन श्रेणी, और लाइमन श्रेणी में बताइए कौन सा कलर आता है? पराबैंगनी। फिर आएगा बामर श्रेणी, और बामर श्रेणी में आता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब समझ गए, 7 कलर हो जाएगा। और पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी, इन तीनों को अवरक्त कलर में रखा गया है। इन तीनों ने अवरक्त रंग के बारे में बताया था। पाषाण, ब्रैकेट, फंड, इन तीनों याद कीजिए, पाषाण, ब्रैकेट, फंड, इन तीनों ने अवरक्त के बारे में बताया था। बामर साहब ने बामर श्रेणी दृश्य के बारे में बताया, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी के बारे में बताया। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और देखिए पूछा क्या गया क्वेश्चन, ध्यान देखिए। पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो अभी जस्ट बताए, दृश्य भाग में हमेशा और हमेशा बामर श्रेणी होगा। दृश्य भाग में हमेशा और हमेशा बामर श्रेणी होगा। कैसा लगा? जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। इसीलिए तो बोलते हैं
कि हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहे, अच्छे अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन आने वाला है और मेरा ही वीडियो से आने वाला है। 90% चांस है कि यहां से आएगा तो आएगा, इसलिए कोई भी वीडियो ऑब्जेक्टिव का आप मिस ना करें, क्योंकि सारा फिजिक्स का हम करवा ही रहे हैं। और आप सिलेबस को कभी ना छोड़े मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, सिलेबस को पढ़ते रहें, क्योंकि अब समय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो बताइए पराबैंगनी भाग में कौन सा श्रेणी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी। फिर से याद रखो, लाइमन श्रेणी आता है पराबैंगनी के अंतर्गत, बामर श्रेणी आता है दृश्य के अंतर्गत, बाकी बाद हो गया पाषाण हो गया, फंड हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये आता है अवरक्त के अंदर। अगले सवाल भी देखो पूछा गया यहीं से, और क्या क्वेश्चन पूछा गया ध्यान पूर्वक देखें। इसे हम छोटा कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। तो बताइए लाइमन श्रेणी हमेशा कहां पाया जाता है, अवरक्त में। देख रहे हैं किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ रहा है, बस वो आप चार्ट याद कर लीजिए, कहानी खात्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखो फिर यही पूछ दिया गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो बताइए अवरक्त में कौन कौन नहीं पड़ता है। ब्रैकेट तो अवरक्त में ही है, फंड भी अवरक्त में है, ये जो आपका पाषाण है ये पाषाण ही होगा, ये हम्प्रीस नाम दे दिया क्या क्या। तो याद रखिएगा लाइमन श्रेणी कभी भी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइमन श्रेणी आता है पराबैंगनी के अंतर्गत भैया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। और पूछा गया कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है Z, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ A, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। आपको कभी न कभी आप पढ़े जरूर होंगे कि Z बराबर होता है P बराबर E, और N बराबर होता है A माइनस Z। न्यूट्रॉन संख्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A माइनस Z। तो आपसे पूछा जा रहा है परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, A माइनस Z। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, और अगले प्रश्न में क्या पूछा गया ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें। देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, वह समय क्या कहलाता है भैया, अर्ध आयु। कितना अच्छे सवाल पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, और अगले क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगर R किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, द्रव्यमान संख्या m देना भूल गया, द्रव्यमान संख्या m है, इसकी द्रव्यमान संख्या m है ना। तो log R तथा log 1 के बीच ग्राफ खींचिए। देखो द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नाभिक की त्रिज्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध जो होता है R बराबर होता है R0 इंटू A के पावर 3, A के पावर 1/3। R जो होता है आपका नाभिक की त्रिज्या होता है, R0 नियतांक होता है, A हमारा होता है द्रव्यमान संख्या। सॉरी द्रव्यमान संख्या को यहाँ हमने A लिख दिया, A नहीं लिखाएगा, द्रव्यमान संख्या को डिनोट करते हैं A से। द्रव्यमान संख्या को डिनोट हमेशा किया जाता है A से, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े थे n बराबर क्या होता है A माइनस Z, जहाँ A होता है हमारा द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे A लिखाना चाहिए, क्या लिखाना चाहिए A। तो log R और A के बीच संबंध बताना है, जहाँ A हमारा है द्रव्यमान संख्या, R हमारा है नाभिक की त्रिज्या। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, दोनों और लॉग लगाने पर जब लॉग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा log R, इधर हो जाएगा log R0, यहाँ पे दोनों और लॉग लगा दीजिए। क्या लगाना है, दोनों और लॉग। चलिए इधर भी लगा दीजिए log
तो यहाँ हो जाएगा log, इधर हो जाएगा इंटू में क्या है r नॉट इंटू a के पावर 1/3। बताइए log m गुना n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस n। क्या होता है भाई? log m प्लस n। तो हो जाएगा log r नॉट प्लस log a के पावर 3, a के पावर 1/3। तो आप ये बताइए यहाँ हो जाएगा log r इधर हो जाएगा log r नॉट, इधर हो जाएगा log m के पावर n। तो पावर कहाँ आ जाएगा आगे? यहाँ हो जाएगा 1/3, इधर हो जाएगा भैया log a। तो ग्राफ जो खींचने बोल रहा है log r और log a के बीच संबंध। तो आप देखो ध्यान से, ये समीकरण क्या इस रूप में आया ना, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। और ये किसका ग्राफ होता है भाई? ये किसका समीकरण होता है? ये सरल रेखा का समीकरण होता है। क्यों? क्योंकि y का काम कर रहा है log r, m का काम कर रहा है यहाँ पे 1/3 और x का काम कर रहा है log a, और c हमारा नियतांक है, नियतांक का काम ये कर रहा है। तो बताइए y बराबर mx प्लस सी किसका समीकरण है भैया? ये सरल रेखा का समीकरण है। तो आप याद रखिएगा, ये ग्राफ जो हमेशा देगा वो क्या देगा भाई? सरल रेखा। क्या देगा भैया? सरल रेखा। क्यों? क्योंकि जब log r और log log a के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या देगा भाई? सरल रेखा। क्या देगा भाई? सरल रेखा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए आप पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ होता है परमाणु संख्या, यहाँ होता है द्रव्यमान संख्या। तो बताइए परमाणु संख्या का मान कितना दिया हुआ है? 90, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या का मान कितना दिया हुआ भाई? कितना दिया हुआ है? 230। तो आपसे पूछा जा रहा न्यूट्रॉन संख्या, और न्यूट्रॉन संख्या का भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाए थे। n बराबर होता है a माइनस जेड। a का मान है 230 और z का मान है 90। घटा दीजिए, बताइए 0 में 0 गया 0, 13 में 9 गया 4, हो जाएगा 140। न्यूट्रॉन संख्या कितना आएगा भाई? 140। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? आप याद रखिएगा, सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होता है वो गामा किरण का होता है। किसका होता है भाई? गामा किरण का। किसका होता है भाई? गामा किरण का। अगला सवाल पढ़िए, निम्नांकित में मूल कण कौन होता है? तो याद रखिएगा मूल कण हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? मूल कण में हमेशा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बताइए न्यूट्रॉन तो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन भी मूल कण है, प्रोटॉन भी मूल कण है। तो पूछा गया मूल कण नहीं है तो अल्फा कण हो जाएगा। अल्फा कण हमारा मूल कण है ही नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया। बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा गया। ध्यान से देखो कि किसी तत्व के एक नाभिक में से अल्फा कण निकल रहा है और बीटा कण निकल रहा है। अल्फा कण और बीटा कण निकल रहा है तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होता है। आप एक पॉइंट हम आपको लिखाते हैं, ध्यानपूर्वक इसे देखें। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। अगर आप बताओ अल्फा कण अगर हीलियम के नाभिक के बराबर होगा, अल्फा कण यदि हीलियम के नाभिक के बराबर होगा तो यदि किसी तत्व से अल्फा कण निकल रहा है तो अर्थात उसमें से हीलियम निकल रहा है। अगर हीलियम निकल रहा है तो अर्थात उसमें से 2 परमाणु संख्या निकल रहा है और 4 द्रव्यमान संख्या भी निकल रहा है। तो याद रखिएगा यदि किसी तत्व से अल्फा कण निकलता है, यदि किसी तत्व से अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण जो होता है हीलियम के नाभिक के बराबर होता है और हीलियम के पास परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि यदि कोई तत्व के नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो उस तत्व में परमाणु संख्या में 2 कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगा, क्योंकि अल्फा कण किसके बराबर है? हीलियम के नाभिक के बराबर। तो हीलियम अगर निकल रहा है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी तत्व के नाभिक में से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, तो वहां से 2 परमाणु संख्या घट रहा है और 4 द्रव्यमान संख्या घट रहा है। और साथ में बोल रहा है बीटा कण भी निकल रहा है। तो एक पॉइंट और बताते हैं कि बीटा कण जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है बीटा प्लस, एक होता है बीटा माइनस। और बीटा माइनस
हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करता है और ये पॉजिट्रॉन को प्रेजेंट करता है, और पॉजिट्रॉन का मास बहुत कम होने के कारण इसे हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या कितना है। देखो ध्यान से, बड़ा मस्त सवाल है। सबसे पहले हम लोग तत्व लेंगे, उस तत्व का काम क्या कर रहा है? एक्स, और कितना भाई? 202। सबसे पहले अल्फा कण निकालिए। क्या निकालेंगे? अल्फा कण। चलिए अल्फा कण निकाल रहे हैं। अगर किसी तत्व से अल्फा कण निकल रहा है तभी हम क्या बोले कि परमाणु संख्या में 2 कमी होगा और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगा। तो चलिए इस तत्व में से अल्फा कण निकालना है। तो अब जो आपका परमाणु संख्या बचेगा वो कितना बचेगा भाई? 80। और आपका द्रव्यमान संख्या कितना बचेगा भाई? 198, क्योंकि 202 में 4 गया तो क्या बचा? 198। अब दूसरा पॉइंट में आपको देखना है कि बीटा कण निकालना है, और आपको पता है बीटा कण 2 तरह का होता है, एक बीटा प्लस, एक बीटा माइनस। और बीटा माइनस बताओ किसके जैसा बिहेव कर रहा है? माइनस इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव कर रहा है। तो याद रखिएगा, यदि किसी तत्व से बीटा कण निकलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या में, अर्थात परमाणु संख्या में 1 जोड़ना है आपको। कितना जोड़ना भाई? 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना? 1। चलिए बीटा कण निकल रहा है तब परमाणु संख्या देखिए 82 है, सही लिखा है ना भाई? 82 80 हुआ। सबसे पहले अल्फा कण निकला। क्या निकला भाई? अल्फा कण। ठीक है 82। क्या भाई? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, हमको लगता है देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे अनुसार कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। अब मिस्टेक क्या है देखना पड़ेगा भैया, नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला ना क्वेश्चन मिस्टेक है जरूर। यहाँ पे 82 नहीं है, यहाँ पे भाई 84 है। हम भी सोच रहे भाई आप ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। अच्छा अब सही है। यहाँ पे भाई 84 लिखना। बताइए 84 में 2 गया तो यहाँ बचा 82। अभी जस्ट बताए थे यदि किसी तत्व के नाभिक से अल्फा कण निकल रहा है तो उसमें बताओ परमाणु संख्या में 2 कमी होगा, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी होगा। अगर बीटा कण निकल रहा है, बीटा कण 2 तरह का होता है, एक बीटा प्लस, एक बीटा माइनस। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है, ये पॉजिट्रॉन के जैसा बिहेव करता है। और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें हमको द्रव्यमान को नेग्लेक्ट ही करना पड़ता है, हमको सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या को ऐड करना पड़ता है। तो बताइए अगर बीटा कण निकल रहा है, एक परमाणु संख्या ऐड करेंगे तो अब जो हमारा परमाणु संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 83, और द्रव्यमान संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा रहा परमाणु संख्या कितना है, बताओ कितना निकला? 83। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में धाई से बना देना है। अल्फा कण परमाणु संख्या में 2 कमी करना है, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी करना है, और बीटा कण निकल रहा है परमाणु संख्या 1 जोड़ दो। कैसा लगा? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित का मतलब जिसपे आवेश है ही नहीं। आपको पता है अभी जस्ट हम बोले थे हमारा अल्फा कण किसके बराबर होता है भाई? हीलियम के नाभिक के बराबर। तो बताओ हीलियम के नाभिक में था ये है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे प्लस तो होबे करता है, तो इसके पास तो आवेश है ही। बीटा कण अभी जस्ट हम बता रहे थे, बीटा कण में एक प्लस होता है, एक हमारा माइनस होता है, इसमें भी आवेश है ही। और प्रोटॉन में आपको पता है प्रोटॉन प्लस के जैसा बिहेव करता है, तो इसमें भी आवेश है ही। तो फोटोन कण में आवेश नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा गया कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। आप याद रखिए बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित कब होगा? विक्षेपित होगा जब प्लस माइनस का टकराव होगा, तो इधर उधर भागेगा। तो बीटा कण के अंदर खुद प्लस माइनस होता है। चुंबकीय क्षेत्र में पता एन हमारा प्लस के जैसा बिहेव करता है, एस हमारा माइनस के जैसा बिहेव करता है। तो अगर बीटा कण चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, टकराव तो होगा, तो विक्षेपण तो होना ही है। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा का इस्तेमाल करते हैं जो प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो यहाँ भी आवेश मौजूद है ही, तो यहाँ भी कन्फर्म है कि टक्कर करेगा ही करेगा। तो बीटा किरणें विक्षेपित हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र से भी और विद्युत क्षेत्र से भी, और यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपको दोनों मारना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र से भी हो सकता है, विद्युत क्षेत्र से भी हो सकता है। कैसा लगा? अच्छा लग रहा? आइए
अगले सवाल की ओर बढ़िए और अगला सवाल बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला। क्या बोल रहा है? 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगी? बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आवृत्ति का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 10 की पावर 14 हर्ट्ज। टोटल ऊर्जा का मान दिया हुआ है, जो हमारा ऊर्जा जो आ रहा है टोटल का मान दिया हुआ कितना? 6.626। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ई बराबर होता है एच म्यू, ई बराबर होता है भैया एच म्यू। और एच का मान हम देखना पड़ेगा, एच का मान हमें याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इसका मान देखिए लिखा हुआ है, हाँ इसका मान होता है 6.62 गुना 10 के पावर -34। और बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया हुआ है? 10 के पावर 14 दिया हुआ है। तो बताओ कितना आ जाएगा? 6.62 गुना 10 के पावर 34 और यहाँ पे हो जाएगा -34 में 14 गया, कितना बचेगा? -20। तो फोटोन की संख्या निकालना है। किसका संख्या निकालना भाई? फोटोन की संख्या। तो फोटोन की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं, जितना भी ऊर्जा है, जितना ऊर्जा कितना है? 6.62 जूल। और हमारा जो अभी जो ऊर्जा आया है उस फोटोन का वो कितना आया है? 6.62 गुना 10 के पावर -20 कितना आया है? 20। भागा दे दीजिए, टोटल फोटोन की संख्या निकल जाएगा। ये से ये क्या हुआ? खत्म। तो बताइए, ये भी जूल में है, जूल से जूल खत्म हो गया, तो 10 के पावर -20 ऊपर जाएगा, 10 के पावर 20 फोटोन की संख्या आएगा। कैसा लगा? बड़ा बेहतरीन सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में फटाक से बनाना। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित भौतिक राशियां कौन है? तो अब याद रखिएगा, कुल आवेश भी संरक्षित होता है, रेखीय भी संरक्षित होता है, कोणीय भी संरक्षित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, तीनों संरक्षित होता है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगले सवाल में बताइए, ये कल आपने शायद किया होगा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय का न्यूनतम संवेग क्या होता है? न्यूनतम संवेग जो होता है आपको पढ़ाए थे, वो क्या होता है? h/2 पाई के समानुपाती होता है, h/2 पाई के समानुपाती होता है। संवेग का मात्रक होता है क्या? जूल सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? h/2 पाई जूल सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन। और हम आपको नाभिकीय संलयन के बारे में बता रहे हैं कि नाभिकीय संलयन होता क्या है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, नाभिकीय संलयन जो होता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक तैयार करता है, तो यही घटना क्या कहलाता है भाई? नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। तो छोटा छोटा नाभिक कौन होगा? एक होगा, पहला का नाम है आप सुने होंगे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। दूसरा का नाम सुने होंगे ट्राइटियम। क्या होता है भाई? ट्राइटियम। तो ये मिलकर अल्फा कण तैयार करता है, जिसको आप हीलियम के नाभिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा जो नाभिकीय संलयन जो तैयार हुआ, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर तैयार हुआ नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अर्थात हीलियम हमारा तैयार हुआ, बड़ा नाभिक तैयार हुआ, क्योंकि जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक तैयार करता है, यही घटना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो आप याद रखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात सौर ऊर्जा का स्रोत अर्थात नाभिकीय संलयन बनता किससे है? तो ऑप्शन दे देगा हाइड्रोजन का संयोग से, हाइड्रोजन का संयोग से। और यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग नहीं दिया, न्यूक्लियर संलयन दिया हुआ, तो यही देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगले सवाल में यही लिखाना था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ना। हाँ, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि आपको लिखना बेहद जरूरी है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? अर्धायु टी का मान विघटन नियतांक या क्षय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, अगर क्षय नियतांक बढ़ेगा तो ये क्या होगा भाई? घटेगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अर्ध आयु और क्षय नियतांक में जो संबंध होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, T बराबर 0.6931 बटे लेमडा।
और दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु और क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है। यहाँ पे अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध है, यहाँ पे अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध है, यहाँ पे औसत आयु और क्षय नियतांक में संबंध है। तो क्या होता है TA बराबर 1/λ। हम आपको इससे संबंधित देखिए एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, कभी कभी एक पॉइंट और पूछा जा सकता है आपसे, एक सवाल यहां से और आ सकता है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें यार, एग्जाम में पूछता है हर बार। तो बताइए यहां से T का जो मान है वो कितना निकला है। T का मान निकला है 0.6931 बटे क्या है लेमडा। अगर आप इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, T इंटू लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0.6931 है ना, 0.6931। तो बताइए यहाँ से लेमडा का अगर मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा 0.6931 बटे क्या हो जाएगा T। तो बताइए जहां पे लेमडा है क्या इस मान को रख सकते हैं। तो अभी बताओ औसत आयु में आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 1/λ, 1/λ। और लेमडा का मान कितना आया है भाई, 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 लेमडा का मान यहाँ पे रखेंगे, रखिए क्या हो जाएगा 0.6931 और बटे क्या होगा T। तो T सबसे नीचे था, सबसे ऊपर जाएगा, तो इसको क्रॉस गुना कीजिए क्या हो जाएगा T बराबर हो जाएगा 0.6931 इंटू क्या हो जाएगा भाई TA। तो आपको कभी सवाल पूछ सकता है कि अर्ध आयु और औसत आयु में क्या संबंध होता है। तो इन 3 पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे भाई। पहला अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध होता है, दूसरा हमारा औसत आयु और क्षय नियतांक में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तीसरा पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा अर्ध आयु और औसत आयु में संबंध ये होता है। 3 सवाल पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इन तीनों में कोई एक होगा। चलिए हाँ यही तो है औसत आयु क्षय नियतांक का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, औसत आयु क्षय नियतांक का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, औसत आयु क्षय नियतांक का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल में देखो क्या पूछा गया, बहुत बेहतरीन सवाल है और ऐसे सवाल को आप चुटकियों में जवाब दीजिएगा। देखिए कोई नाभिक का तत्व है, और अभी जस्ट आपको बताए थे नाभिक का तत्व से क्या निकल रहा है अल्फा कण निकल रहा है। तो यदि अल्फा कण निकल रहा है तो अल्फा कण किसके बराबर हो रहा है, हीलियम के नाभिक के बराबर। और यदि अल्फा कण निकल रहा है तो परमाणु संख्या में 2 कमी होगा, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी होगा। देखिए ये कोई नाभिक है, यहाँ ये दिया है, ये नाभिक है, यहाँ ये दिया है, ये नाभिक है, यहाँ ये दिया हुआ है, ये नाभिक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो सिंपल है, ये ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी और परमाणु संख्या में 2 का कमी, हीलियम का नाभिक बन रहा है। कितना आसान सवाल है भाई, कुछ है भाई इसमें हो सकता है क्या, इसमें नहीं होगा। देखो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में 2 जुट रहा है, जुटेगा ही नहीं घटेगा, यहाँ भी जुट रहा है जुटेगा ही नहीं, यहाँ भी जुट रहा है जुटेगा ही नहीं घटेगा, यहाँ देखो घट रहा है लेकिन यहाँ जुट रहा है, गलत होगा। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 4 घट रहा है, परमाणु संख्या 2 घट रहा है, हीलियम का नाभिक बन रहा है। चलिए अगला सवाल में क्या है, हाँ बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है। याद रखिएगा बोर का, नील बोर का कहना है क्या। अगर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े देखिए हम बताते हैं कुछ पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। चलिए मान लेते हैं ये पहला कक्षा इसका ऊर्जा E1 है, दूसरा कक्षा इसका ऊर्जा E2 है। तो बताइए अगर ऊर्जा का परिवर्तन कीजिएगा क्या होगा, E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो। आपको पता ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, hμ, पता है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल गया, E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा hμ। कितना मस्त सवाल है भाई, ऐसे सवाल को ढाई सा बनाओ। ये तो E1 माइनस E2 नहीं होगा, जब भी होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 तो है ही नहीं जी, E2 माइनस E1 तो है ही नहीं। यहाँ पे E2 होना चाहिए, गलत लिखा गया। उच्च ऊर्जा से घटता है निम्न ऊर्जा में, उच्च ऊर्जा से घटता है निम्न ऊर्जा में। तो आपका राइट ऑप्शन ये होना चाहिए, E2 माइनस E1 बराबर hμ, ये हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा। और कुछ सवाल है भाई, नहीं और कोई सवाल नहीं है। तो बताइए आपको कैसा लगा सारा क्वेश्चन, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।